पत्नी के मरने के बाद बूढ़े पिता ने क्रोध में लिया कठोर फैसला। संदीप अभी तक भी नहीं आया। आपने उसे फोन किया भी था या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। अरुणा जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय तो लगेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो, वो आ जाएगा। गिरीश जी ने अपनी पत्नी को छोटी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई हैं, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा ना। रसोई से बाहर आकर माला ने खाने की थाली गिरीश जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करेगा। पिछले 1 महीने से अरुणा जी बीमार चल रही हैं। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब गिरीश जी भी क्या करते? अरुणा जी की खुशी तो बस अपने बेटे संदीप से मिलने में है। घर का छोटा बेटा संदीप दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी सलोनी और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो मोना बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और संदीप भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे प्रदीप को खोने के बाद अरुणा जी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। अरुणा जी का बड़ा बेटा प्रदीप एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसकी पत्नी माला अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से उनकी सेवा करती है। माला की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो ला इलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक चुके थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। माला भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। माला की बेटी रिंकी सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियां सुनती थी और उसी की वजह से अरुणा जी का मन बहल जाता था। माला अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। प्रदीप एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि गिरीश जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी सलोनी को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी। रसोई में पैर भी न रखती थी। ये बात अलग है कि वो घर खर्च में 1 रुपया भी नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्च से उसे लेना देना था। वही माला धैर्य वाली और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वो अपने सास ससुर को माता पिता के समान समझती थी। जब प्रदीप की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहां उसकी 2 भाभियां हैं जो उसका जीवन नर्क बना देंगी। इसीलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे, देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि माला की बेटी को हम पाल लेंगे और माला दूसरी शादी कर लेगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर अरुणा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। माला ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी, पर गिरीश जी अपनी पत्नी, बहू और पौती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। संदीप को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। सलोनी ने संदीप को आने नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना। जब अम्मा नहीं रहेंगी तभी चले जाना, तब भी तो जाना जरूरी होगा। संदीप के दिमाग में सलोनी की ये बात बैठ गई और वो अपनी अम्मा के जाने का इंतजार करने लगा, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहती है, उससे मिलने के लिए तड़प रही है। उनकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं।
बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती हैं। माता पिता से ज्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा जरूरी हो जाता है। बस यही हाल संदीप का था, और वो रोज अरुणा जी से ना मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। अपने बेटे संदीप को अरुणा जी रोज याद करती थी और आंसू बहाती रहती थी, पर गिरीश जी उनसे रोज झूठ बोल देते थे। एक सुबह माला जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरी नींद में थी। गिरीश जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते ही चली गई थी। माला का रो रो का बुरा हाल था। उसे अपनी सास से माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। गिरीश जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे संदीप को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने संदीप को फोन कर दिया तो संदीप परिवार सहित दौड़ा चला आया। अरुणा जी की मृतदेह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। ये सुनकर गिरीश जी और माला की रुलाई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो संदीप ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन गिरीश जी ने उसे टोक दिया। हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं खुद करूंगा। यह सुनकर संदीप को झटका सा लग गया। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूंगा, मैं उनका बेटा हूं। संदीप, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रदीप के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता। तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया था। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। गिरीश जी ने सारे क्रियाक्रम खुद से ही किए और संदीप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। संदीप और उसकी पत्नी वहीं रहे क्योंकि सारे रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद गिरीश जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली जमीन, अरुणा के सारे जेवर मैं अपनी बहू माला और पोती के नाम करता हूँ। यह सुनते ही संदीप गुस्से से बोला, पापा आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। संदीप की पत्नी ने भी हामी भरी। पापा जी, आपके दो दो पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। बेटे और बहू की बात सुनकर गिरीश जी भड़क गए। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की जरूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेले हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या, दूसरा बेटा तो है ना, वो आपका सहारा बनेगा। सलोनी बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू माला ने निभाया है। माला ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। माला ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। माला ही थी जिसने एक बेटी बनकर
दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पहुंचे थे। माला ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। सलोनी बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें नहीं पिलाया है। आज तुम्हारे कारण संदीप ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माला सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को समर्पित कर दिया। रिंकी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। रिंकी छोटी है, पर अपनी दादी को रोज समय देती थी। अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियां सुनाती थी। रिंकी साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दो बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए। इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो। इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। गिरीश जी की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। संदीप और सलोनी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए और गिरीश जी से माफी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ नहीं किया और कहा, दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब एक बार तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है मेरा। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद परेशानी नहीं हो। संदीप अपने परिवार को लेकर चला गया। गिरीश जी ने अपने लोकर में माला का नाम नामित करा दिया और गांव की जमीन बेचकर वो राशि माला के नाम बैंक में अकाउंट खुलवा कर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाया करेगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिए, क्योंकि जो पेंशन उन्हें मिल रही थी वो जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद माला और रिंकी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारे इंतजाम उन्होंने पक्के कर दिए थे। अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए, ताकि उसके किराए से रिंकी की पढ़ाई और घर खर्च अच्छा चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए भी बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।